अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हमारे जो यूज़ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इस कोर्स में इसकी एप्लीकेशन होगी, दैट विल बी फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे कि नाम बता रहे ट्रांसफॉर्म्स कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये एक टेक्निक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व हो जाते हैं और भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए इसकी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, या कंट्रोल सिस्टम्स में, या जहाँ यानी सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें एक ऐसा फील्ड है कंट्रोल, इसका आपने सब्जेक्ट पढ़ना है और बेसिकली आप जो है एक प्लांट को कंट्रोल ही कर रहे होते हैं। दैन जब ऑपरेशन, ज़्यादातर पाकिस्तान में ऑपरेशन की जॉब्स हैं चूँकि, तो उसमें आप एक प्लांट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पीछे सारे कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह लगे होते हैं, उसका डिज़ाइन और पीछे सारा काम होता है वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स करते हैं। तो उसकी प्रोसेसिंग में ये सारी लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वॉल्व होती है। तो आगे आप एक कंट्रोल का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। एज सच केमिकल इंजीनियरिंग में इसके अलावा डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स डील करते हैं। इस कोर्स में हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या है कि आपने ये एक एज अ टेक्निक फॉर सॉल्विंग ओडीज या पीडीज ये यूज की जाएगी। अब अगेन ये एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर तो आपको स्पेसिफिकली, जिस तरह मैं एग्जाम ले रहा हूँ, आपको स्पेसिफिकली मैं को इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करें, फिर तो आपकी मजबूरी है। वरना हिमल ब्लॉक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि उनको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप एनालिटिकल मेथड से ही करें। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती ज़रूर हैं जो कि आम टेक्निक से सॉल्व नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली केमिकल इंजीनियरिंग में इस तरह की प्रॉब्लम जो हैं वो नॉर्मली अराइज नहीं होती। इनमें से कुछ ऐसी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। इसको हम कहते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस। अगर आपके पास फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट फंक्शन का तो आपको पता है कि जी आपके पास टाइम है और टाइम के साथ साथ अगर हम कहते हैं कि आपके पास जो है इस तरह एक लाइन जा रही है, दिस इज योर कंटिन्यूस फंक्शन, या आप इसको हम रैंप फंक्शन बोलते हैं। आपके पास स्टेप फंक्शन है, साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, ये सब कंटिन्यूस फंक्शन है। और इस तरह का अगर हमारे पास ग्राफ हो, कभी यूं वैल्यू आ गई है, बीच में वैल्यू कोई नहीं आई, कभी यहाँ आ गई है, बीच में ब्रेक्स आ रही हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम डिस्क्रीट फंक्शन कहते हैं। इसमें डिसकंटिन्यूटीज बीच में आ रही हैं। अब एक पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि उसमें कहीं पे आपको गैप, इसमें आप देखें आपको गैप्स नजर आ रहे हैं, उसमें वो गैप नहीं नजर आएगा। ये जस्ट एग्जांपल, यहां से यहां तक अगर हम देखें कहीं आपको गैप नजर नहीं आ रहा, बट इधर से लेके इधर तक कोई और फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। मे बी इट इज टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, इधर कोई और फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वेयर योर एफ ऑफ टी इज कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ आपकी वेव आ गई है, ये तीसरा फंक्शन आ गया। तो ब्रेक तो कहीं नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह इधर क्या था कि ओवर द होल टाइम पीरियड आपके पास सेम फंक्शन है, इसको हम कंटिन्यूस कहते थे, बट इसमें ब्रेक्स तो कोई नहीं है, बट आपका जो एफ ऑफ टी है वो चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसको ऑर्डिनरी टेक्निक से करना मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जिसका सिग्नल्स में इन्वॉल्व होती है। फिर आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है हाई लो अलार्म है। आपके पास अगर एम्बुलेंस का सायरन जिस तरह आप देखें
तो वो पहले हाई आती है आवाज़, फिर कम, फिर हाई, फिर कम, और वो बार बार रिपीट होती है। पीरियडिक मीन्स एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करे। तो उस तरह के आपके पास एम्बुलेंस का अलार्म वाला फंक्शन है, हाई लो हाई लो हाई लो, वो इस तरह आपके पास पीरियडिक फंक्शन आपके पास हो गए। कोई भी ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करे, जिस तरह साइन फंक्शन है, कॉज फंक्शन है, ये आपको पता है कि हर 2 पाई के बाद अपने आप को जो है वो रिपीट करते हैं। तो ये पीरियडिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब आपके पास जो है पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन या पीरियडिक फंक्शन और भी कई होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, इस तरह के फंक्शंस को लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हैंडल करना आसान होता है। तो हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में एज सच ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है अब, लेकिन ज़ाहिर है कि आपके कोर्स में है तो करना तो है हमने। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ओडी के लिए इसकी केमिकल इंजीनियरिंग में एज सच या पीडी के लिए ज़रूरत नहीं है। इसको ओडी के लिए यूज़ क्यों करते हैं कि, लेकिन एडवांटेजेस इसके ज़रूर हैं। कॉम्प्लेक्स अगर आपकी थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उसमें ये आपको हेल्प करता है। अब जो प्रॉब्लम्स हमने की है हिमर ब्लॉक की, उसमें ऐसा ये किसी हेल्प का नहीं है, क्योंकि वो डिज़ाइन ही इस तरह हुई हुई हैं कि आप उनको एनालिटिकल टेक्निक से सॉल्व कर सके। बट ज़ाहिर अब इसकी जो प्रॉब्लम हम देंगे करेंगे वो क्या होगा कि प्रॉब्लम उन्हीं में से कोई होगी, यानी उन्हीं जैसी होगी, एग्जैक्टली वही तो नहीं होगी। उसकी आप मॉडलिंग करेंगे, फार्मूलेशन करेंगे, फिगर बनाएंगे। लेकिन जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके लिए मैं पेपर में स्पेसिफाई कर दूंगा कि सॉल्व इट बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये फ़र्क होगा, बाकी वही होगी जो हम पहले करते हैं। तो सोल्यूशन टेक्निक में हमारा फ़र्क होगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले अब मैंने कल एक एग्जांपल देखी थी कि ट्रांसफॉर्म का फ़ायदा क्या होता है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि लेट्स से आपके हाथ एक कोई ना रोमन मल्टीप्लिकेशन का आर्टिकल लगता है। लेट्स से यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 टर्म्स। अब अनलेस के आप रोमन हो, आप इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपके देर में क्या है, ये 6 है, ये 3 है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18। सो फिर आप 18 का जो भी रोमन बनता है वो लिख लेंगे। सो फर्स्ट यू आर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, जिससे लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यू आर 6 इंटू 3। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व 18, आंसर आपके पास आ गया। अब आंसर आपने उस फॉर्म में लिखना है, जैसे मैं आपको पहले भी कहता रहता था कि उन यूनिट्स में आंसर लिखें जो गिवन है, तो हमेशा आंसर उस फॉर्म में लिखना होता है जिस फॉर्म में आपको गिवन हो। तो इट्स ज़रा आपने रोमन को सॉल्व करके देना है, तो ये 6, 3, 18 किसी काम की नहीं है। सो नाउ यू विल, इधर आपने अगर ट्रांसफॉर्म किया रोमन से न्यूमेरिकल में गए, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, तो न्यूमेरिकल से रोमन में जाना विल बी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा उसको अब आप रोमन में लिखेंगे, दिस विल बी कॉल्ड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो रोमन में 18 को कैसे लिखते हैं? तो दिस इज द सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन एक इंटेग्रल होता है कि आपके पास इक्वेशन में जहां जहां t आता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय s। एग्जैक्टली वैसे ही रिप्लेस नहीं होता, जस्ट एक जनरल स्टेटमेंट लिखिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जिधर जिधर t आ गया एस पे तो कोई फर्क ही ना हुआ खास। इसके फार्मूलाज होते हैं सारे। जस्ट के कहने का मतलब है कि इक्वेशन में से t गायब हो जाता है और s आ जाता है, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फिर आप उसको जो भी करते हैं, सॉल्व वगैरह करते हैं, और फाइनल जो आपके पास आंसर आता है उसकी आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। सो बाय डेफिनेशन जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर आपके पास एक f ऑफ t है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को एल टेढ़ा सा भी एक होता है, यूं कर्व सा करके भी लिखते हैं, सादा ही लिख देते हैं। लैप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s, कि जब आप लैप्लास लेते हैं f ऑफ t का, इट बिकम्स फंक्शन ऑफ s। आपके जो भी इक्वेशन है, जो भी मॉडल है, उसमें से t गायब हो जाता है और s आ जाता है। और इसको करते क्या है, दिस इज बाय डेफिनेशन एन इंटेग्रल,
0 टू इन्फिनिटी, एक्चुअली यू कैन से इट इज हमारे ज़्यादातर पर्पजेस के लिए यही लिमिट्स वैलिड होंगी 0 टू इन्फिनिटी, बट इन सम केसेस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी हमें लेनी होगी। उसकी कुछ बात एक ही है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। e रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। तो आपके पास कोई भी फंक्शन हो, उसका आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो, इस इंटेग्रल में एफ ऑफ टी की जगह उस फंक्शन को पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो फॉर्चुनेटली ज़ाहिर है जो कॉमन फंक्शंस हैं उनके फार्मूलाज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कांस्टेंट का लैप्लास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, कई इसमें थ्योरम्स होते हैं, कई इसमें रूल्स होते हैं, वो सब हम बारी बारी देखेंगे। बेसिक जो आपके फंक्शंस हैं उनकी हम ये उस पर इंटेग्रल अप्लाई भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कांस्टेंट है तो इसमें कांस्टेंट पुट किया, फिर इसको इंटीग्रेट किया, फिर लिमिट्स लगाई और देखा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है। तो ये सारा काम हम बाद में करेंगे। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब जो मैं कह रहा था कि इन एक्चुअली इट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब होता क्या है कि हमारे पास जो भी नॉर्मल फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल जब मैं ऊपर ग्राफ बना रहा था, सो दिस वाज टी एफ ऑफ टी। टाइम जीरो वो टाइम होता है जिसपे आपने लेट से बटन ऑन किया। जिससे आप कहते हैं कि यार मेरे पास अगर मैं एक साउंड की इंटेंसिटी चेक कर रहा हूँ, दैट इज इन डेसिबल्स, तो एफ ऑफ टी डेसिबल्स में होगा। अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी चेक कर रहा हूँ, दैट विल बी इन लूमेंस, तो वो इसमें होगा। या मैं जो भी चीज मेजर कर रहा हूँ, तो या मैं पंप का फ्लो रेट है, जो भी है, ये टाइम जीरो वो टाइम है जिसपे मैंने अपना बटन ऑन किया। सो अगर मैंने बटन ऑन किया और एकदम आपकी लाइट आ गई सर्टेन इंटेंसिटी की, तो ये आपका एफ ऑफ टी है जब तक मैं बटन ऑफ नहीं करता। अब बटन ऑन करने से पहले एफ ऑफ टी क्या है? ज़ाहिर है जब तक बटन ऑन नहीं है, तो अगर ये मैं लाइट की इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो कोई लाइट नहीं है, जीरो है। लाइट अगर ऑफ है आपकी जो भी है तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, इट्स वैल्यू इज जीरो। सो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान यही इंटेग्रल लें, सेम इसको दो पोर्शन में ब्रेक करते हैं। वन इज माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड अदर इज जीरो टू इन्फिनिटी। अब ये पोर्शन खुद ही खत्म हो जाता है, बिकॉज जैसे कि हमने ग्राफ में देखा था, इस माइनस इन्फिनिटी जीरो पे बटन ऑन ही नहीं है, लाइट तो आ ही नहीं रही। सो एफ ऑफ टी इज जीरो एंड दिस होल थिंग विल बिकम जीरो। तो ये खत्म हो जाता है वैसे ही। इसलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सिर्फ यही डेफिनेशन यूज होगी। सो इन सम रेयर केसेस, आपका डिलेड फंक्शन का केस जो मेरे ध्यान में आ रहा है, सॉरी एडवांस्ड फंक्शन, डिलेड नहीं, डिलेड के लिए होता है। एडवांस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि अभी आपने बटन नहीं दबाया और ना उससे पहले ही इसकी कुछ एग्जांपल्स, लीकेज नॉर्मली इसकी कॉमन एग्जांपल होती है कि आपने पंप नहीं चलाया हुआ लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा आगे से आ रहा है, तो आपने लाइट बटन नहीं चलाया हुआ लेकिन ना पीछे से कोई अर्थ आ रही है या ऐसी कोई करंट आ रही है, तो हल्की फुल्की कोई हल्की छोटी मोटी लाइट, मेन लाइट तो नहीं जल सकती, उससे कोई एलईडी वगैरह जो है वो फ्लिकर कर जाती है, इतनी अर्थ आ जाती है। तो लीकेज इसकी कॉमन एग्जांपल होती है टाइम जीरो से पहले जब हमें जाना पड़े, वरना बाकी आपके जितने भी फंक्शंस प्रैक्टिकली जितनी भी एग्जांपल्स होती हैं उनके लिए ये डेफिनेशन है। सो दिस डेफिनेशन इज वैलिड इन यू कैन से 95% ऑफ योर केसेस। सो यही आपकी जो है फॉलो होती है। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या होते हैं? एडवांटेजेस ये होते हैं कि आपको इन जनरल अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व एज कंपेयर टू एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, और आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इन जनरल दैट इज मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं
your OD converts into in algebraic equation, your PD converts into OD, and तीसरी चीज initial condition is always accommodated। वो क्योंकि फार्मूलाज के अंदर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं आपने इंटीग्रेशन की, आप गलती से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना भूल गए तो वो आपका आंसर थोड़ा गलत हो जाएगा। इसके फार्मूलाज ही ऐसे होते हैं कि उसमें इनिशियल कंडीशन खुद ब खुद जो है वो इंक्लूड हो जाती है। तो ये आपके पास मैथमेटिकली इसके 3 एडवांटेजेस होंगे कि ओडी जो होगी वो अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, पीडी जो है वो ओडी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इनिशियल कंडीशन विल हमेशा उसमें एकोमोडेट हो। अब मैं एक एग्जांपल करता हूँ, आपको कोई फार्मूला नहीं पता बट जस्ट इन दो पीडी की तो नहीं हम बात कर रहे, भी हमने जस्ट ओडी पढ़ी है। ओडी अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और इनिशियल इक्वेशन ऑलवेज एकोमोडेट हो जाएगी। फार्मूला जिसमें यूज होंगे वो आप बाद में पढ़ेंगे। लेट से हमारे पास ये इक्वेशन है dy by dx plus y is equal to 0 and you have initial condition t की बात करें सॉरी dy by dt plus y is 0 where y is equal to y of t and value of y at time 0 is 2 kelvin। सो इसमें ओडी के लिए हमारे पास जो मेन दिस, अब याद रखें दिस इज y ऑफ t। सबसे पहले वी विल अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जैसे मैंने आपको बताया वो हमारे पास इंटेग्रल होता है, उसमें हम पुट करते हैं और हमारे पास फार्मूलाज आए होते हैं। सो dy बाई dt के लिए आपके पास आता है जो फार्मूला है लैप्लास का। सबसे पहले तो ये कि लैप्लास एक, अगर मैं इसमें एक सारे स्टेप्स करता हूं, ठीक है, दोनों साइडों पे लैप्लास बिल्कुल जिसमें सारे के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद लैप्लास एक लीनियर, ये एक लीनियर प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो आप दोनों को अलग भी कर सकते हैं और अगर कांस्टेंट्स हों तो उसको लैप्लास से, फॉर एग्जांपल इधर होता 2y ऑफ टी, तो मैं क्या करता 2 लैप्लास ऑफ y ऑफ टी, लेकिन 2 है नहीं तो लैप्लास ऑफ 0। अब मैं इसमें फार्मूलाज अप्लाई करता हूं, अभी आपने पढ़े नहीं है लेकिन बहरहाल 0 का लैप्लास 0 होता है और y ऑफ t को जैसे याद रखें ओडी में जहाँ भी y आएगा ना इसके साथ कुछ भी ना लिखा हो, सो दिस इज y ऑफ t बिकॉज ये साइड पे y इज y ऑफ t के y जो है वो टाइम का फंक्शन है। ये कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है, ये टेम्परेचर भी हो सकता है, ये वॉल्यूम भी हो सकती है, जो भी है। सो अब जब आप लैप्लास ले लेंगे, फॉर एग्जांपल आप कंसंट्रेशन है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन में, सो याद रखें जब भी आप y का यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का लैप्लास लेंगे, y का लैप्लास लें, c का लैप्लास लें, टेम्परेचर का लैप्लास लें, इट विल ऑलवेज बिकम फंक्शन ऑफ s। तो y बन जाएगा y ऑफ s, y के साथ अगर कुछ नहीं लिखा दैट इज y ऑफ t, c के साथ कुछ नहीं लिखा दैट इज c ऑफ t, लेकिन जब उसका लैप्लास ले लेंगे तो ब्रैकेट में s लिखना जरूरी है। सो अगर आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन में इधर कॉन्सेंट्रेशन थी, लैप्लास लिया तो c ऑफ s बन जाएगा, टेम्परेचर का लैप्लास लिया t ऑफ s बन जाएगा, y का लैप्लास लिया y ऑफ s बन जाएगा। 0 का लैप्लास 0 ही होता है। और डेरिवेटिव के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, वो भी जरा आपने पढ़ना, जस्ट आपको बता रहा हूँ ये यूज कैसे होता है। s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0, ये इसका फार्मूला। दिस इज योर इनिशियल कंडीशन। तो ये एक एडवांटेज वैसे कि मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था कि इनिशियल कंडीशन इज ऑलवेज अकोमोडेटेड। तो चूंकि इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी फार्मूला के अंदर आ रही है तो आप इनिशियल कंडीशन को कभी भी भूल नहीं सकते। ओडी बिकम्स अलजेब्रिक इक्वेशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व थे, बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद इक्वेशन में से जो आपके डिफरेंशियल्स हैं वो गायब हो गए हैं। अब आपको कहीं भी डिफरेंशियल नजर नहीं आ रहा। तो ये दो इक्वेशन आपको दो एडवांटेजेस मैंने डेमोन्स्ट्रेट किए। इसके बाद हम करते हैं कि इसमें इनिशियल कंडीशन की वैल्यू पुट कर देते हैं। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 हमने लिखा था,
सो मैं इस पे अपनी इनिशियल कंडीशन की जो है वैल्यू पुट कर देता हूँ, एस वाई ऑफ एस -2 प्लस वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते हैं, वाई ऑफ एस वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे करने हैं, वो पहले ही लेफ्ट पे है, और उनमें वाई ऑफ एस को कॉमन ले लें। जिन टर्म्स में वाई ऑफ एस नहीं है, जिस तरह 2, इसको राइट साइड पे ले जाएं। तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद लेफ्ट साइड पे वाई ऑफ एस कॉमन ले लें, अब लेफ्ट साइड पे सिर्फ वाई ऑफ एस रहने दें। अच्छा, अब इधर एक और काम करना होता है, विच इज इनवर्स ऑफ, अब आपका वाई ऑफ एस आ गया। अब आप जब इनवर्स लैप्लास लेते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपके पास y ऑफ t आता है, वही आपका, क्योंकि आपके पास आप बेसिकली y ऑफ t निकालना चाह रहे हैं। जिस तरह आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में dc ओवर dt होता है, तो आप c ऑफ t निकालना चाह रहे होते हैं। अगर आपके पास dv ओवर dt होता है, तो आप v ऑफ t निकालना चाह रहे होते हैं। तो जब आप इसका इनवर्स लैप्लास लेंगे y ऑफ t आ जाएगा, तो दैट विल बी योर सोल्यूशन। राइट साइड पे इनवर्स लैप्लास कैसे लेना है, उसके लिए ये हमारे पास तरीका होता है कि आपके पास राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ का लैप्लास है। अब फॉर्चुनेटली इधर एक ही टर्म है, और अगर आपने जो कि अभी फार्मूला नहीं पढ़े, मैं आपको जस्ट उसके एडवांटेजेस डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि ये किस चीज़ का, अगर आपने पढ़े हो फार्मूले, तो ये आपको पता होता है कि ये किस चीज़ का लैप्लास है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि आपने फार्मूलाज पढ़े भी हों, तो आपको नहीं पता होता कि वो किस चीज़ का लैप्लास है। उनके ऐसे केसेस में जो आपने एफएससी में टेक्निक्स पढ़ी थी पार्शियल फ्रैक्शंस की, या आपको कभी कभी फैक्टर्स बनाना पड़ते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर, ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। इन द एंड मोस्टली पार्शियल फ्रैक्शन से ही काम चल जाता है। सो आपके पास अगर इधर बड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म है, उसकी आपको फैक्टराइजेशन, स्क्वायर कंप्लीशन, पार्शियल फ्रैक्शन, वो सब करना पड़ता है, और फ्रैक्शंस को स्प्लिट करना पड़ता है। इन द एंड आपके पास राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स हों, वो आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ का लैप्लास है। तो फॉर्चुनेटली यहाँ मुझे पता है ये किस चीज़ का लैप्लास है, तो वो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दोनों साइडों पे इनवर्स लैप्लास लेते हैं, उसके लिए हम लैप्लास के साथ ये -1 लिखते हैं। तो ये बन जाएगा y ऑफ t। इधर इनवर्स लैप्लास भी लीनियर प्रॉपर्टी है, तो ये मुझे जो है पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ का जो है लैप्लास है। दिस इज लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर -t। ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपको भी फार्मूला से पता लग जाएगा। सो ये हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट फॉर कंपैरिजन, अगर आपके पास एनालिटिकल मेथड से हम सॉल्व करें, मैं इसके साथ y ऑफ t नहीं, क्यों y के साथ कुछ भी ना लिखा हो, दैट इज y ऑफ t। सो वेरिएबल्स हम सेपरेट कर लेते हैं, और दिस इज ln ऑफ y, दिस इज अच्छा ये थोड़ी सी गलत मैंने लिख दी है, y साइड पे था, प्लस y इज इक्वल टू 0, सो दिस विल dy बाई dt इज इक्वल टू -y। सो जब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इधर माइनस भी आएगा। ln ऑफ y इज इक्वल टू -t प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद इसको ln की फॉर्म में लिख देते हैं, इसको भी ln की फॉर्म में लिख, ln e एक दूसरे के जो हैं वो अपोजिट होते हैं, जैसे कि पहले हम करते रहे। उसके बाद लॉग वाला फार्मूला लगाते हैं,
दोनों साइडों पे इनवर्स लॉग ले लेते हैं। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें, एट t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, सो y की जगह 2 आ गया, -0, सो योर c इज इक्वल टू 2 एंड फाइनली जो है सो आप देखें कि अगर आप वैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म से करते हैं तब भी वही आंसर आता है और एनालिटिकली करते हैं तब भी वही आंसर आता है। अब ये जो एग्जांपल है इसमें एज सच चॉइस आपकी अपनी होती है अनलेस के पेपर में स्पेसिफाई किया हो। तो मैं तो आपको ज़रा लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे जब टेस्ट करना है तो मैं तो स्पेसिफाई करूंगा, आप ये नहीं कर सकते कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को छोड़ दें। लेकिन वैसे ही ज़रा आपके पास ओपन चॉइस है, आपने किसी भी चीज़ को सॉल्व करना है, इट इज़ अप टू यू जिस टेक्निक को सॉल्व करें। और ये मैं फिर बता दूं कि आपके पास जो हिमल ब्ला वाली बुक है इसमें प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि इनको लैप्लास, कई प्रॉब्लम ऐसी हैं कि लैप्लास से सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि वो बनाई इस तरह गई हैं कि आप उनको एनालिटिकल मेथड से बड़े आराम से सॉल्व कर लें। तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम आप सारों को प्रैक्टिस, उनकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा और जब हम पढ़ लेंगे तो कुछ तो हो जाएंगी सॉल्व, मगर कुछ को सॉल्व जो आराम से सॉल्व होती हैं वो हो जाए। पेपर में भी मैं ऐसी ही दूंगा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व हो सकती हो। कुछ ऐसी हैं जिनका बड़ा अजीबोगरीब सा सलूशन आता है या वो बहुत यानी कि अनरियलिस्टिक चली जाती हैं, तो वो ज़रा हम फिर उस तरह की मैं नहीं आपको दूंगा। आपने बहरहाल सारी जितनी भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनी हैं हिमल ब्ला में, सबको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करने की ट्राई करनी होगी। अभी नहीं, ज़ाहिर है अभी हमने ये सारे फार्मूलाज वगैरह पढ़ने हैं उसके बाद। सो लेट्स कम बैक टू आवर डेफिनेशन। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 to infinity e raised per minus st f of t dt। सो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल ट्राई फाइंडिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो उसमें हम एफ ऑफ टी को पुट करते जाएंगे और लैप्लास निकालते जाएंगे। अच्छा, इसमें ये जो एस है इसकी भी कुछ सर्टेन कंडीशन होती हैं, सो कि एस शुड बी ग्रेटर देन 0 वगैरह वगैरह, वो इतनी मैथ्स में हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमारा बेसिकली एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने पहले पढ़ा नहीं हुआ, इसलिए ये थोड़ा इस तरह पढ़ाना पड़ रहा है, तो 2-3 वीक्स इस तरह हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी ज़्यादा भी हो जाए, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितने वीक्स का प्लान है इसका। तो इसमें जो अब एस है वैसे कंडीशन है टी इज़ ग्रेटर देन 0, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि टी इज़ ग्रेटर देन 0 हम क्यों लिखते हैं, और क्योंकि टाइम 0 से पहले आपका सिग्नल आया ही नहीं होता। इन रेयर केसेस हमें लिखना पड़ता है, जिस तरह लीकेजेस हो गई जिनको हम एडवांस्ड फंक्शंस कहते हैं। और एस शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0, एस की कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट इसकी नेचर है, एस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बाय नेचर इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये कोई ऐसा चीज को आप इग्नोर कर दें, कोई जरूरत नहीं है आपको इसमें पढ़ने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कांस्टेंट की बात करेंगे कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट हो, लेट्स से f of t is equal to any constant a, तो अब स्टार्ट में हम यही करेंगे कि ये इस इंटेग्रल में वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसको निकालते जाएंगे। सो f of t is equal to a, so Laplace of a is equal to, इसमें इंटेग्रल में f ऑफ t की जगह a पुट कर देना। और अब देखें इंटेग्रल है, इंटेग्रल में से आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, a को बाहर निकालना। अच्छा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, सो जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो s विल बी कंसिडर्ड अ कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो रही है। तो इसको आप इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपका s कांस्टेंट होगा तो एज यू नो इंटीग्रेशन का जब इंटेग्रल होता है तो सेम वही टर्म आ जाती है डिवाइडेड बाय जो भी आपका कांस्टेंट हो, विच इज -s।
लिमिट्स इन्फिनिटी टू 0, S1 माइनस कांस्टेंट है, इसको भी इसका बाहर निकाल लें। माइनस की पावर है, मैं नीचे ले जाता हूँ उसको। अब मैं लिमिट्स अप्लाई कर देता हूँ। लिमिट्स याद रखें टी पे अप्लाई होनी है। वन ओवर ई रेज टू पावर एस इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, S into 0 is equal to 0. E raised to power infinity will be infinity and e raised to power 0 will be 1. So anything divided by infinity, मैं अब ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, anything divided by infinity will be 0. ये -1 हो गया, सो दिस इज ए ऑफ एस। सो जब आपने ए का लैप्लास लिया, दैट कम्स आउट टू बी ए ऑफ एस। तो जैसे कि मैंने आपको उधर क्या हमारा ऐसा कुछ था नहीं, तो कांस्टेंट जहां भी आपके पास अपीयर हो रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 अपीयर हो रहा है और अब आपने उसका लैप्लास लिया, तो जस्ट राइट 3 ओवर एस। अगर -2 अपीयर हो रहा है, जस्ट राइट -2 ओवर एस। 10 अपीयर हो रहा है, राइट 10 ओवर एस। सो आपका जो कांस्टेंट होता है उसका लैप्लास डिवाइडेड बाय एस।